नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइसोमेरिज्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में सबसे पहली चीज़ है कि आइसोमेरिज्म के लिए दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड का होना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब हम दो की बात करेंगे। आइसोमेरिज्म के लिए कितना कंपाउंड होना ज़रूरी है? दो। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होना ज़रूरी है? एक। मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना ज़रूरी है? एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप बदल बदल के 2, 3, 4, 5 फार्मूले बना सकोगे। तो आइसोमेरिज्म में बस यही होता है कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और उसमें अलग अलग कुछ चेंजेस करके आप अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो डेफिनेशन क्या होती है आपकी आइसोमेरिज्म की? ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या होते हैं? सेम होते हैं, पर उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जो आपस में ये चीज़ शो करते हैं उनको बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है, तो ऐसे दो कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम होना चाहिए, परंतु प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। ये मेन फार्मूला है। आप इसको ऐसा नहीं लिखेंगे आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चर किसका है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है वो। हमें ये डेफिनेशन ज़्यादा याद आती है। तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन केवल इतनी है कि कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है परंतु प्रॉपर्टीज़ क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड आपस में शो करने वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी शो करने वालों को आइसोमर्स कहते हैं। अब ये कुछ टाइप्स का होता है, इसमें दो मेन टाइप मिलते हैं आपको। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको जो एनसीईआरटी ने केवल शुरुआत के 1, 2, 3, 4 बताए हैं और आपको ये दो टाइप नहीं बताए हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा। पूरा मैंने डेफिनेशन यहाँ पे एग्जांपल के साथ यहाँ पे बताया है, तो मैं उसको उस तरफ बता दूंगा, आपको समझा दूंगा कैसे हो रहा है ये। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो इसमें जितने भी 6 के 6 टाइप है, इसमें ये चीज़ लागू होती है, जिसमें हम बेसिकली किस पे फोकस करने वाले हैं? 1, 2 और 3 पे फोकस करेंगे। ठीक है, मेटामेरिज्म, रिंग और चेन की बात हम ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। चेन आइसोमेरिज्म किसे कहेंगे? पोजीशन और फंक्शन की बात हम करेंगे। स्ट्रक्चर में क्या सेम होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा। हमें एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा और उससे स्ट्रक्चर बना बना के आपको पूछा जाएगा कि इसके कितने आपके आइसोमेरिज्म बनते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। फिर होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कंपाउंड दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट एंड सीक्वेंस ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, ये चीज़ भी आप कब पढ़ोगे? 12th में पढ़ोगे। ये किस में पढ़ोगे आप? ये 12th में पढ़ोगे। इसीलिए बस मैंने केवल इसकी डेफिनेशन दी हुई है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी होता है कि मॉलिक्यूलर सेम कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? सेम, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, कोवलेंट बॉन्ड का सीक्वेंस भी सेम होता है, परंतु जो पोजीशंस होती है एटम की वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर x लगा है, ठीक है, इधर y लगा है, इधर z लगा है और इधर कुछ b लगा है। ठीक है, तो एक और फार्मूला ऐसा हो सकता है कि इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। इधर y आ जाएगा, इधर z आ जाएगा, z इधर ही लगा है, ठीक है, b इधर आ जाएगा और इधर कुछ आपका x आ जाएगा। मतलब एक कार्बन से 4 अलग अलग चीज़ें जुड़े पर पोजीशन अलग हो गई। देखो y यहाँ पर x इधर लगाता है, यहाँ पे x इधर की तरह आ गया, इस तरफ आ गया। तो ये भी देखा जाए तो फार्मूला क्या है? दोनों के सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। रेजोनेंट स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे इसे हम, कि हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है परंतु पोजीशन एटम की क्या है? डिफरेंस। रेजोनेंट स्ट्रक्चर में बॉन्ड घूमता है, एटम नहीं घूमते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एटम इधर आ गया और एक एटम इधर है, तो ये अलग ही कंपाउंड है और ये एक अलग ही कंपाउंड है। इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। दिखने में फार्मूला क्या है? सेम है। तो इस टाइप की पोजीशन, मतलब स्पेस में इनका ओरिएंटेशन एटम का क्या होता है? अलग अलग होता है। ऐसा कुछ इस टाइप से एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। एग्जैक्ट सही एग्जाम्पल नहीं है, इसके जैसे एग्जाम्पल आपको प्रॉपर मिलेंगे जब 12th में पढ़ोगे आप। बट यही है, तरह समझ लो कि इसमें क्या होता है कि बॉन्डिंग सब सेम है बट एटम की पोजीशन बदली हुई है। आप मन से कहीं भी किसको बदल सकते हो। जेड को यहाँ चिपका है, अगले में आप जेड को यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, कैसे भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। आइसोमेरिज्म में वही होता है कि प्रॉपर्टीज़ हमेशा क्या रहेगी? डिफरेंट होगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा बट प्रॉपर्टी सभी की क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। स्टीरियोमेरिज्म क्लियर हो गया आपको। स्टीरियोमेरिज्म में दो टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। ये पूरा आपको डिटेल मिलेगा फिर से 12th क्लास में। ठीक है,
इसका प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिया हुआ है। आपसे पूछा जाता है कंपाउंड देके, दो कंपाउंड देके कि बताइए इन दोनों में कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म है। तो ये RTFMCP इसका सीक्वेंस होता है। R रिंग चेन जो भी हम नहीं पढ़ेंगे, टॉटोमेरिज्म हम नहीं पढ़ेंगे, फंक्शनल हम पढ़ लेंगे, ठीक है। मेटामेरिज्म, चेन और पोजीशन। तो अल्टीमेटली अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिया है तो पहली प्रायोरिटी किसकी है? चेन की, और फिर दूसरी प्रायोरिटी किसकी है? पोजीशन की। तो आपसे अगर पूछ ले कि इसमें कौन सा वो हो रहा है हमारा आइसोमेरिज्म, तो आपको क्या बताना होता है? जैसे अभी मैं आऊँगा इस पर पूछूंगा कि अगर इसमें से एक कंपाउंड दिया है और आपसे पूछा है इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? अभी तक जो हम पढ़ेंगे, हम तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं। तो हम जो एग्जाम्पल लेंगे उसमें किसकी प्रायोरिटी बताऊंगा मैं? फंक्शनल ग्रुप की। कैसे बताऊंगा अभी? मेटामेरिज्म और ये भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिर किसकी होगी? चेन की और फिर पोजीशन की, ठीक है। अच्छा, अब चेन की बात करते हैं। चेन में क्या होता है? सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। ये बहुत आसान है, 10th में भी आपने पढ़ा था, 10th क्लास में। मान लो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया है? C5H12। डेफिनेशन समझ गए? इसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जैसे C5H12 एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसको अलग अलग स्ट्रक्चर बदल के आप कितने तरीके से बना सकते हो, जिसमें चेन क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। चेन क्या होनी चाहिए? अलग अलग। जैसे C5H10 1 2 3 4 5 बना सकते हैं, 1 2 3 4। एक कार्बन को ऐसा लगा दिया, नाम क्या हो गया? इसका नाम पेंटेन, इसका नाम आइसोपेंटेन या 2-मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। नाम भी आपको पता है, IUPAC हम पढ़ चुके हैं। इसका क्या नाम हो गया? 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन। लॉन्ग चेन सेलेक्ट करोगे तो पेंटेन के कितने आइसोमेरिज्म बनते हैं? चेन आइसोमेरिज्म 6। क्या पेंटेन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं, पेंटेन कभी भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। क्या वो एक पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं। पोजीशन आइसोमेरिज्म भी किसका होता है? ये सब समझ लेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि हर चीज़ के लिए एक आइसोमेरिज्म फिक्स होता है, ठीक है। जैसे पोजीशन, ये समझ में आ गया चेन का। चेन में और भी बनेंगे, जैसे मैंने यहाँ दिया है ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चर बनते हैं? 2। आप बना के देखिएगा, 2 से ज़्यादा नहीं बनेंगे। ब्यूटेन फॉर्मूला क्या होगा? C4H10। उसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? बस 2 ही बनेंगे। आपकी होमवर्क है, आप इसमें करके आइएगा शुरू के 1 2 3 4 स्ट्रक्चर आपको खुद से घर पे ट्राई करने हैं। फिर पेंटेन के 3 मैंने बनाई दिए, हेक्सेन के कितने बनते हैं? 5। इससे ज़्यादा बनाने की कोशिश करोगे तो फिर वो रिपीट मार जाएंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे के जैसे ही बनेंगे वो। फिर होते हैं हेप्टेन के कितने? 9, ऑक्टेन के 8, नोनेन के 35 और डेकेन के 75, ऑक्टेन के 18, है ना 18 ये, और नोनेन के 35 और डेकेन के 75 75। इतने सारे स्ट्रक्चर बनते हैं अलग अलग। ये समझ में आ गए C5H12 का कैसे बदल के हमने बनाया। इसको आप बाकी के भी बना सकते हैं, C6H14 के भी बना सकते हैं। अच्छा, पोजीशन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनकी पोजीशन क्या होती है? डिफर मतलब पोजीशन क्या होती है? डिफरेंट होती है। पोजीशन क्या होती है? डिफरेंट होती है। और पोजीशन डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एटम और फंक्शनल ग्रुप। मतलब किसकी पोजीशन डिफरेंट होती है? या तो फंक्शनल ग्रुप की या सब्स्टिट्यूएंट की, या तो फंक्शनल ग्रुप की या तो सब्स्टिट्यूएंट की। हम मतलब इसको अभी एग्जांपल से देखेंगे। C3H8O एक फॉर्मूला दिया आपको, क्या? C3H8O, ऑक्सीजन लगा दिया इसमें। आपसे इससे पूछा कि इसमें इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे? तो C3H8O मतलब कार्बन कितने हैं? 3। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर तो आपने क्या बनाया? OH को कोने पे लगा दिया। आपको दिख रहा है इसमें कि C3 3 से डबल, ये तो अल्केन ग्रुप लगा है। मतलब यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, C3H7OH लिख सकते हो। C3H8 को क्या लिख सकते हो? C3H7OH लिख सकते हो, मतलब ये ROH हो गया, ये अल्काइल ग्रुप हो गया R, और ये क्या हो गया? OH। R मतलब अल्काइल ग्रुप, डबल से एक ज़्यादा, 3 दूना 6 और 1 7, ROH हो गया। अब इसके आप अलग अलग पोजीशन, जब इसका C3H8O का फॉर्मूला बनाते हो तो क्या बन जाता है? CCC, एक OH यहाँ लगा दो, CCC एक OH कहाँ लगा दो? यहाँ लगा दो।
तो ये इसके 2 पोजीशन आइसोमर्स बनते हैं C3H8O के। ठीक है, इसमें चेन आइसोमेरिज्म नहीं है, यही प्रायोरिटी होती है कि पूछेगा बताओ इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है, तो कौन सा है? पोजीशन। इसमें चेन नहीं बन रहा है, कौन सा बन रहा है? पोजीशन। तो प्रायोरिटी किसकी है? मतलब चेन नहीं बन रहा है तो फिर किसका नंबर दोगे आप? पोजीशन ही बताओगे। फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। फंक्शनल ग्रुप क्या मिलेगा? डिफरेंट मिलेगा। जैसे कि C3H6O, C3H6O में कितने कार्बन है? 3, 1 2 3 कार्बन है। अच्छा, आप चाहो तो यहाँ सारे हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी सेटिस्फाई कर सकते हो, जो मैंने नहीं किया है। H H H H H H H 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे। सिमिलरली यहाँ पे कितने हो जाएंगे? इधर CH3, इधर CH3 और एक H इधर हो जाएगा। 3 3 6 7 और 1 8, सारे हाइड्रोजन पूरे हो रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे फाइंड करोगे क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप ही अलग लगा है। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? CO, और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है? इसमें कीटोन है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है? प्रोपेनॉन। इसमें क्या लगा है? CHO, मतलब ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए फॉर्मूला क्या हो गया? प्रोपेनल। और दोनों का ही फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, C3H6O। इसमें कोई बदलाव है क्या? नहीं। आपको ये तो बना बना के देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये होता है हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। पोजीशन वाला, अब इसका पोजीशन बन रहा है, पर इसका फंक्शनल ग्रुप आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा आपको देखना पड़ेगा ना। C3H8O का फंक्शनल ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा, आप इसको बना बना के देखोगे आप तो समझ में आएगा। वैलेंसीज भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना, वैलेंसी सेटिस्फाई होना चाहिए ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब जो लास्ट टाइप का मेटामेरिज्म जो दिया है, दैट इज लास्ट टाइप का आइसोमेरिज्म, इसको बोल रखा है मेटामेरिज्म। क्या डेफिनेशन है? इट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के आइदर मतलब एक साइड उधर और एक साइड इधर, दोनों साइड पर क्या होना चाहिए? अलग अलग अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। जैसे क्या एग्जाम्पल दिया है? C4H10O। आपको पूछा है C4H10O में कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म होना चाहिए, तो CH3O C3H7। आपने अब क्या निकाला? O को बीच में रखा, CH3 इधर लगा और C3H7 इधर लिखा, तो क्या देखो ये C4H10 हो गया। 3 और 1 कार्बन 4, 3 और 7 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, CH3 C3H7 हो गया। ठीक है, दूसरा ऐसा भी लिख सकते हो आप C2H5O, ये जैसा लिखा हुआ है C2H5। इसमें भी ऑक्सीजन के इस तरफ अल्काइल ग्रुप है और इधर भी क्या है? अल्काइल ग्रुप है। और दोनों ग्रुप मतलब इसकी पोजीशन, ये दोनों अलग अलग ग्रुप थे और ये दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। हमारी बात समझ में? मतलब इसमें CH3 लगा है और इसमें C3H7 लगा है, और इसमें दोनों ग्रुप क्या है? C2H5 और C2H5। मतलब पोजीशन क्या है? CH3 C3H7। इसके इस तरफ और इसके इस तरफ कुछ और लगा है, परंतु जो इधर लगा है वो उससे अलग लगा है यहाँ पर। हमारी बात समझ में? अच्छा, ऐसा नहीं है कि CH3 यहाँ पर, अगर यहाँ CH3 लगा दोगे तो इधर क्या लगाएगा? फिर C3H7 ही लगेगा। अच्छा, इसको अगर तुमने ऐसा लिख लिया C3H7O CH3, इन दोनों फॉर्मूले को, तो क्या ये आइसोमेरिज्म है? ये नहीं है। आपने क्या किया? इधर CH3 को इधर लिख लिया है, इसको इधर लिखा था, इसको इधर लिख लिया और इसको उधर लिखने से आइसोमेरिज्म नहीं बनता है। आइसोमेरिज्म कब बनता है? जब अल्काइल ग्रुप ही क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। मतलब अल्काइल ग्रुप यहाँ और यहाँ तो क्या है तुम्हारे? सेम है। एटम नहीं, यहाँ पे कौन क्या होना चाहिए? दोनों आजू बाजू में अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। ये भी अल्काइल ग्रुप और ये भी अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। अच्छा, इसका नाम क्या है? देखो ये क्या है? ऑक्सी ग्रुप। आपको ROR ग्रुप क्या होता है? ईथर ग्रुप। ROR कौन सा होता है? ईथर। बताया था मैंने आपको। इसका नाम कैसे लिखा जाता है? जो छोटा होता है उसके साथ ऑक्सी लिखा जाता है। छोटा कौन है? 1 कार्बन का छोटा होता है यहाँ पर, इसलिए नाम क्या है? 1 कार्बन मिथ, तो नाम क्या आया?
मिथॉक्सी और प्रोपेन, अल्कोक्सी अल्केन नाम आता है इसका। यहाँ पे दोनों में सेम है, C2 इधर भी 2, तो 2 के लिए क्या आ रहा है, इथेन, तो इथॉक्सी इथेन नाम दे दिया इसका। ठीक है, तो यहाँ थोड़े नाम भी आपको क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। इसके आगे अब आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं ख़त्म नहीं होती है। आज के पहले आपने जो नेम्स पढ़े हैं, इसके बाद अब 11th में आपको कुछ अल्केन अल्कीन अल्काइंस के बारे में रहेगा, और 12th में आपको फिर दूसरे जो फंक्शनल ग्रुप है उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो अब जब आप पढ़ोगे तो आपको रिएक्शंस पढ़नी होगी इनकी, तो रिएक्शन कैसे बनती है, इनकी रिएक्शन कैसे होती है। तो ये रिएक्शन का एक मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? मैकेनिज्म होता है। उसके कुछ अलग अलग कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हमको अभी पढ़ना है, पर इसको डिटेल में आप फिर से कब पढ़ोगे, जब हर एक रिएक्शन पढ़ोगे। तो हर एक रिएक्शन का कुछ ना कुछ एक मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म, मतलब आप जो रिएक्शन करते हो कि A+B को मिलाया और C बन गया प्लस D बन गया, तो ये C और D जो बन रहा है ये एक मैकेनिज्म के द्वारा बनता है। तो उस मैकेनिज्म को समझने के लिए पहले तो कुछ चीज़ें समझनी होती है। तो केमिस्ट्री में अब जैसे दो चीज़ें होती है, एक होता है सबस्ट्रेट और एक दूसरा क्या होता है, रिएजेंट। सबस्ट्रेट स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। सबस्ट्रेट वो चीज़ होती है जिसके जो कार्बन वाला कंपाउंड होता है, जिसके पास क्या होता है, कार्बन होता है। मतलब ये क्या करता है, इट सप्लाइज कार्बन टू न्यू बॉन्ड, मतलब जो नए बॉन्ड बनेंगे उनको क्या सप्लाई कर देता है, कार्बन। मतलब कार्बन की दोस्ती किसी और से थी, वो टूटेगी और नई दोस्ती कार्बन से हो जाएगी। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, सबस्ट्रेट कहते हैं। रिएजेंट किसे कहते हैं? रिएजेंट दो तरीके से हो सकते हैं। E- मतलब इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन रिच हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये रिएजेंट दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली अपन केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, X + Y मिलकर Z बनता है। रिएक्टेंट मिलके क्या देते हैं, कुछ प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट मिलके क्या देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट शब्द को दो अलग अलग भागों में बांटा गया है, एक सबस्ट्रेट और एक रिएजेंट। सबस्ट्रेट वो चीज़ होती है जो कार्बन सप्लाई करते हैं, तो जिनके पास कार्बन एटम होता है। ठीक है, रिएजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, या इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डेफिशिएंट होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब अपन यहाँ पर सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिएजेंट पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिएजेंट दो टाइप से हो सकते हैं। पहले अपन टाइप्स ऑफ रिएजेंट की बात करें। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएजेंट में दो चीज़ें होती है, एक इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इनके नाम से ही पता चल रहा है, फाइल का मतलब होता है लवर, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, फाइल मतलब क्या होता है, दे लाइक इट। ठीक है, मतलब फाइल मतलब लवर या फिर दे लाइक इट। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक मतलब ये ऐसी स्पीशीज होती है जिनको क्या पसंद है, इलेक्ट्रॉन पसंद है। दूसरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। फाइल का मतलब क्या होता है, लवर अगेन या फिर लाइक। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लवर या न्यूक्लियस लाइक या न्यूक्लियस सीक। एनसीईआरटी ने जो शब्द यूज़ किया वो क्या यूज़ किया, SEE के सीक। सीक मतलब खोज में। ऐसी स्पीशीज जो किसकी खोज में है, न्यूक्लियस की खोज में। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल किसकी तलाश में होते हैं, पॉजिटिव की तलाश में होते हैं। मतलब इनके पास ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। जैसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किससे पता चलते हैं, जैसे किसी पे लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब क्या होता है कि पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन बहुत आयत में पढ़े हैं, उसके पास लोन पेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों पे मतलब जनरली जब आप डिफरेंस देखोगे तो जिसके ऊपर लोन पेयर आते हैं, जिसके ऊपर क्या आते हैं, लोन पेयर आते हैं, या जिसके ऊपर माइनस चार्ज आते हैं। माइनस चार्ज भी क्या बताता है कि ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, किसी से इसने उधार लिया है भले, पर है तो सही। ये नेगेटिव चार्ज क्या बताते हैं कि ये सब क्या है, इनके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। वैसे ये सब एग्जाम्पल है जो अलग अलग टाइप के हैं, मैं बता रहा हूँ। अभी तो केवल आपको यूँ ऊपर से ऊपर दिख भी रहे। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ क्या होगी, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसीलिए क्या पसंद करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पसंद करेंगे। भाई इंसान के पास पैसे की कमी होती है तो वो क्या पसंद करता है, पैसा पसंद करता है वो। ठीक है, तो वो तो सबके साथ है, परंतु जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है वो पैसा बांटने की कोशिश तो नहीं करता। ठीक है, वो और कंजूस होता है। तो इसको उल्टा मत समझना कि ये क्या होता है, ये पैसे का लवर है, मतलब इसके पास पैसे ज़्यादा है तो ये दान को देना चाहेगा, परंतु ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है, पर केमिस्ट्री में ज़रूर हो रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये किसको देना चाहेगा, पॉजिटिव को।
मतलब न्यूक्लियस को किसी को देना चाहेगा। तो ऐसी स्पीशीज, ये स्पीशीज होंगे। जैसे एग्जांपल क्या होंगे? अच्छा, एक और चीज, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा किस पे अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल पर। इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल पर। भाई इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पसंद करते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो दोनों का काम क्या है? बन जाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, ये इस पे अटैक करेगा या फिर ये इस पे अटैक करेगा। दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है। टाइप्स, अब इसके टाइप्स क्या है? कुछ 3-4 एग्जाम्पल को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। जैसे इनके ऊपर क्या है? केटायनिक। केटायन मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। केटायन को क्या बोलते हो आप? पॉजिटिव चार्ज। तो NO2+ एक एग्जाम्पल है इसका, CH3 की प्लस एक एग्जाम्पल है, Br+ एक एग्जाम्पल है। अच्छा, ये सब चीज़ें हो सकता है एग्जिस्ट ना करे। जैसे ब्रोमीन, ब्रोमीन के ऊपर चार्ज क्या आता है? ब्रोमीन के ऊपर चार्ज क्या आता है? माइनस आता है। ब्रोमीन क्या होता है? नेगेटिव होता है, परंतु यहाँ पे पॉजिटिव बताया है। इसका मतलब क्या है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? चला गया। हरी बात समझ में? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? चला गया है। एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, मतलब आप ब्रोमीन का ऑक्टेट देखोगे तो 7 से कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6, आखिरी में कितने हो गए? 6। क्योंकि इसके ब्रोमीन का याद है ना, ब्रोमीन हेलोजन ग्रुप का होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने हो गए? 6। मतलब अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये भी कैसी स्पीशीज में आएगा? इलेक्ट्रॉन लवर, मतलब इसको पसंद है। अब ये चाहेगा कि यहाँ पे कौन बैठ जाए? इलेक्ट्रॉन बैठ जाए। ठीक उसी तरीके से CH3 के ऊपर भी क्या लगाया गया है? प्लस लगाया गया है। प्लस लगाया गया है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका। इलेक्ट्रॉन दे चुका होगा तो इसके ऊपर फिर से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की अब कमी हो गई, तो अब ये किसको पसंद करेगा? फिर से इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा। तमाम तरीके के एग्जाम्पल है। फिर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल ये अलग से होता है। ये वैसे स्पीशीज होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ऑक्टेट इनका कंप्लीट नहीं होगा। जब आप तुम इसका जब लुईस बेस स्ट्रक्चर बनाओगे तो इनका ऑक्टेट जो आएगा वो पूरा नहीं होगा। तो अभी तो याद रख लो LCl3SO2 और PCl5। इसके बाद होता है एक छोटा सा एक पॉइंट दिया, इसमें 2 ही टाइप है। उसके बाद फिर RX आपका अल्काइल हैलाइड ग्रुप होता है। अल्काइल हैलाइड ग्रुप, जैसे एक एग्जांपल क्या है? CH3Cl है ना, CH3Cl। अब इसका क्या बताया इसमें? NCERT ने इसके बारे में ये बताया है कि इसमें कार्बन जो होता है, कार्बन ये क्या बन जाता है? एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है। क्या बन जाता है? कैसे बन जाता है? देखो ध्यान से देखो, इसमें क्लोरीन आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लोरीन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये इससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? छीनता है। इससे इलेक्ट्रॉन छीनता है, मतलब इसका बॉन्ड क्या है? अगर टूटेगा तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा और इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अरे बस प्लस चार्ज एक्चुअली किसके पास आएगा? ये कार्बन के पास आएगा। सेंटर क्या बनेगा इसमें? कार्बन। तो ये इस तरीके से यहाँ भी समझाया है कि जो R का अल्काइल ग्रुप था CH3, इसका जो कार्बन है इसमें जो सेंटर बना, ये कैसा सेंटर बना? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना। हरी बात समझ में? सेंटर समझ में आ गया इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना? क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो इसके ऊपर ऑब्वियसली प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर से इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी इस पर। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी वाला ग्रुप बन जाएगा, मतलब E+ सेंटर बन जाएगा। E+ किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल की बात, न्यूक्लियोफाइल में 3-4 टाइप दे रखे हैं। एक तो एनायन टाइप, NU डॉट से बोलते हैं। डॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आपको 2 लोन पेयर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मतलब एक लोन पेयर मिलेगा। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और यहाँ पे जनरली ट्रेंड ऐसा होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर्स होंगे, एक्स्ट्रा होंगे, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ये न्यूक्लियस लवर होंगे। ये हमेशा किस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होगा। मतलब ये किस पे अटैक करेगा? अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये जाके दे देगा, ये लो भाई। ठीक है, एग्जाम्पल OH-, Cl-, CH3O-, NH2-। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? H2O न्यूट्रल होता है। H2O क्या होता है? न्यूट्रल। ना कोई चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है, परंतु ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और ये कैसी स्पीशीज़ है? इलेक्ट्रॉन रिच। सिमिलरली ROH में भी ये न्यूट्रल होता है, O के ऊपर एक लोन पेयर है। RSH ये भी ग्रुप पढ़ा था हमने, ठीक है, थायोनाइल ग्रुप होता है ये। इसके ऊपर भी क्या है? सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर है। ROR में एक लोन पेयर ऐसा बनता है। फिर पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल। पाई बॉन्ड किस में होता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो ये डबल बॉन्ड वाला आ गया, ये एग्जांपल क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड वाला। और बेंजीन में भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, वहाँ भी पाई बॉन्ड, तो वो एग्जांपल आ गया। फिर एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल ये अलग से दिया है, जिसमें इधर और इधर दोनों तरफ कहीं ना कहीं लोन पेयर इस पे भी है और इस पे भी है।
तो कुछ ये अलग अलग आपके टाइप दे रखे हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होता है दैट इज बॉन्ड फिजन। एक्चुअली एनसीईआरटी ने इस टॉपिक को पहले दिया और इस टॉपिक को बाद में दिया है। तो बॉन्ड जो टूटता है, बॉन्ड फिजन का मतलब क्या होता है? पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। बॉन्ड फिजन का मतलब पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, तो अल्टीमेटली रिएक्टेंट से क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। अच्छा, पुराने बॉन्ड टूटेंगे कब? जब पास में कोई आएगा, अपने आप टूट थोड़ी ना जाएगा। ऐसा थोड़ी कि मेरी इच्छा में टूट गया, लो कुछ मिलाओगे तभी तो कुछ टूटेगा, ठीक है। मान लो दो चीज़ों को मिलाया तभी तो पहला टूटेगा और नया बनेगा। तो ये मिलाने पे होता है, मिक्सिंग करने पे होता है, ऐसा नहीं कि अपने आप। तो इसको समझाने के लिए आपको दो तरीके से बताएं कि जो पुराने बॉन्ड टूटते हैं वो किस तरीके से टूटते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं वो किस तरीके से टूटते हैं, वो समझाया गया है आपको। तो होमोलिटिक फ्यूजन बताया, फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। किसका टूटना? बॉन्ड का टूटना। तो होमोलिटिक फ्यूजन आपको बताया है और एक हेट्रोलिटिक फ्यूजन बताया है। कितने टाइप है इसमें? दो, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, होमो मतलब ये सिमेट्रिकल टाइप का है। इसमें बॉन्ड कैसे टूटेंगे? बराबर भागों में टूटेंगे। सबसे पहले तो इसको हम समझते हैं, यहाँ पर अलग से रफ में इसको रफ कर देता हूँ मैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई एक स्पीशीज़ है, आपको पता है कि इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली बॉन्डिंग कौन से टाइप की होती है? कोवलेंट बॉन्ड, ये तो सभी को पता है। जैसे मान लीजिए ए और बी, ए के पास एक बॉन्ड है और बी के साथ एक इलेक्ट्रॉन था। इन दोनों ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को क्या किया? शेयर किया। जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे तो आपको पता है यहाँ पर एक डंडी आ जाती है ऐसी, तो इसको बताते थे अपन बॉन्ड बन गया है। अब क्या होता है होमोलिटिक फ्यूजन में? क्या होता है? होमो का मतलब सिमेट्रिकल बेकिंग, एक जैसी। जब ये नया बॉन्ड देखता है, मतलब कुछ देखता है कि यार अब तो इससे दोस्ती तोड़ना सही है, नया कुछ आ रहा है अपने पास, तो ये दोस्ती कैसे तोड़ेगा? बराबर भागों में, बराबर भागों में तोड़ेगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया था, तेरा इलेक्ट्रॉन तू रख, मेरा मैं रखूंगा। तो इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो क्या बन जाएगा? ए डॉट प्लस बी डॉट। मतलब ये क्या बता रहा है? डॉट क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन थे इनके, इन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस से ले लिए, पर इसको अलग से नाम दिया है। इसको नाम क्या दिया जाता है? फ्री रेडिकल। तो जब भी बिंदी दिखे, टीकी दिखे ऊपर माथे पे, तो क्या समझ जाना है ये क्या बना है? एक फ्री रेडिकल बना है। फ्री रेडिकल मतलब इन्होंने अपने बंटवारे आधे आधे कर लिए जमीन के। भैया पहले जो शेयर किया था, तेरा भाग तू रख, मेरा भाग मैं रख देता हूँ और हम तो चले भैया अपने रास्ते। क्लियर है? तो इसको ऐसा बताया जाता है डॉट बता के, ठीक है। अच्छा, ये जनरली कब होता है? लाइट के प्रेजेंस में ज़्यादा होता है। एक्चुअली हेल्पर याद रख लो, ये रिएक्शन जब आप पढ़ोगे ना, ये रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ोगे डिटेल में। अभी कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना है अपने को। किसमें पढ़ोगे? रिएक्शन मैकेनिज्म। हर एक रिएक्शन का क्या होता है? एक मैकेनिज्म होता है कि वो रिएक्शन हुई कैसे है। तो उसकी 3 से 4 स्टेप होती है, वो स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। जब हम अगला चैप्टर देखेंगे ना, तब एक दो मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे होता है। पर 12th में तो बहुत सारे मैकेनिज्म है आपको कि ये होता है, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है, फिर फाइनली ये बनता है। ऐसा कर करके समझाया जाता है, ठीक है। तो अभी अपने को वहाँ तक नहीं जाना है। जनरली ये रिएक्शन किस में होती है? HELPR, हेल्पर दिया है, जब हीट के प्रेजेंस में हो तब हमेशा होमोलिटिक फ्यूजन होता है। जब क्या हो? इलेक्ट्रिसिटी हो तब होमोलिटिक फ्यूजन होता है। लाइट हो तब भी क्या होता है? होमोलिटिक फ्यूजन होता है। या परऑक्साइड, परऑक्साइड पता है ना, H2O2, तब भी क्या होता है? होमोलिटिक फ्यूजन होता है। या रेडिकल्स हो, कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं कुछ, तब भी क्या बनता है? होमोलिटिक फ्यूजन होता है। अच्छा, ये सिमेट्रिकल ब्रेकिंग का मतलब समझ गए? सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? जैसे क्लोरीन, एग्जाम्पल दिया है Cl2 का। Cl2 में बॉन्डिंग कैसी है? सबसे पहले तो ये Cl और Cl है, दोनों ही सेम है। मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या है? सेम। तो एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए इसमें? नियरली सेम या सेम ही होना चाहिए। दोनों क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन है, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। दोनों ने जब बॉन्डिंग की थी तो आपको पता है ना Cl2 क्यों बनता है? क्योंकि क्लोरीन और क्लोरीन आपस में मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए Cl2 बनता है। अब क्या होगा? जब बॉन्ड टूटेगा, मतलब इनकी दोस्ती टूटेगी, तो ये कैसे हो जाएगा? Cl बोलेगा तेरा डॉट तू रख, मेरा डॉट मैं रखता हूँ। तो इस तरीके से क्लोरीन नाम का एक फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या? ये हमारा क्या हुआ? ये कब होता है बेटा? बॉन्ड कब टूटता है? बॉन्ड टूटने की कंडीशन है। एक कंडीशन तो क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए? दोनों की सेम होना चाहिए। और दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए? दोनों की डिफरेंट होनी चाहिए। अगर सेम होगी तो कौन सा टाइप का बॉन्ड होगा? कौन सा टाइप की बॉन्डिंग टूटेगी? होमोलिटिक। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो क्या होगा?
हेट्रोलाइटिक बॉन्ड बनेगा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड टूटेगा, जो अभी मैं समझाने वाला हूँ। तो आपको ये होमोलिटिक समझ में आ गया। इसका मेन की पॉइंट क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है। कम होता है तो बता आधे आधे रास्ते दोनों बंटवारे कर लेते हैं। उसके बाद होता है हेट्रोलिटिक में क्या होता है कि हेट्रोलिटिक में जैसे ए और बी दोनों ने बॉन्डिंग की हुई है। अब जैसा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या था? बराबर था, तो दोनों ने बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन खींचे। इतना जो तू खींच रहा उतना मैं भी खींचूंगा, क्योंकि मैं भी तो उतना शक्तिशाली हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा? सेम नहीं होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सेम नहीं होगा। हमने यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के लिए क्या माना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बी वाले की, उसकी क्या है? ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की क्या है? ज़्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है कि नहीं खींचता है? ठीक है, तो ए और बी की बॉन्डिंग ऐसी है। इसका मतलब अब इसको एरो से बताया जाता है। किससे बताया जाता है? अच्छा, एरो इसके पहले ही मैंने यहाँ भी लगाए थे। इसका मतलब क्या है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसको चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इसको चला गया, इसलिए दो एरो लगे यहाँ पर, डिवाइड हो रहे हैं। अब जब होमोलिटिक हेट्रोलिटिक की बात करते हैं हम, तो इसमें क्या होता है? ए और बी में अच्छा जनरली ये कार्बन ही होगा। ये क्या होगा? कार्बन के ही कंपाउंड, क्योंकि बॉन्ड किसके टूटेंगे? कार्बन के ही टूटेंगे, उसी के पे ऊपर तो कोई जुड़ेगा। तो अब ए और बी यहाँ पर होगा, तो इसमें क्या होगा? बी शक्तिशाली है, मतलब बी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। पहले बॉन्डिंग कैसी थी इनकी? ए डॉट और बी डॉट ऐसे था, अपन पहले इसको देखें। आ रही बात समझ में? अब बी वाला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन किस पे चला जाएगा? इस पे। तब इलेक्ट्रॉन ए से गया और किस पे आया? बी पे आया। जो लेता है वो क्या होता है? माइनस, और जो देता है वो क्या होता है? प्लस। तो इसलिए ए के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और बी के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो इनको इस तरीके से बताया जाता है। अल्टीमेटली ये कार्बन का एक कंपाउंड होगा और ये भी क्या होगा? एक कार्बन का कंपाउंड होगा। मतलब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है कार्बन के ऊपर, और इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? माइनस के। प्लस चार्ज होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। और इसको क्या बोलते हैं? इस स्पीशीज को कार्बोएनायन। कार्बोएनायन। अभी कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन की बात थोड़ा सा और मैं बता दूंगा, तो ये क्लियर हो गया। ये जनरली कब होता है? जब कौन सा सॉल्वेंट हो? पोलर सॉल्वेंट, मतलब जब भी पानी के प्रेजेंस में हो तब ये चीज़ ज़्यादा होती है। अब एक एग्जांपल मैंने दिया है जो पोलर सॉल्वेंट का ही है, जो इसी का ही बन रहा है जनरली, कि जैसे मान लीजिए ये CH3, इसका बॉन्ड कैसे टूटेगा? ये कंपाउंड है। जब आपने इसके अंदर पानी डाला, तो पानी डालोगे तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? आई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इससे पूरे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचेगा। आ रही बात समझ में? तो आई कैसा होकर निकलेगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो आई बोलेगा कि मैं तो निकल रहा हूँ भाई, इलेक्ट्रॉन क्या है मेरे को दे दे। वो इलेक्ट्रॉन खींच के भागेगा। इसका जो शेयर किया था ना, वो इलेक्ट्रॉन खींच के भाग जाएगा। आ रही बात समझ में? जैसे क्या है कि अपन दोनों ने पेन शेयर करवाए थे, याद है? शेयर करने वाली चीज़ को लेके भाग गए। पेन क्या था? कॉमन था दोनों का, पर जो शेयर था उसको ही लेके भाग गए। इसमें क्या था? पेन को फ्री रेडिकल वाले में, तेरा पेन तू रख, मेरा पेन मैं रख रहा हूँ। इसमें क्या है? कोई पेन वेन नहीं रखना, मैं लेके भाग गया, मैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, वो लेके ही भाग गया। उसका बॉन्ड तो बना था पहले, पर वो लेके ही भाग गया। सारी बात समझ में? यहाँ पर ये पोलर सॉल्वेंट होता है तब ज़्यादा होता है, जैसे वाटर। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा? आई माइनस हो जाएगा और ये इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो एक के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और एक के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है? माइनस चार्ज। ये प्लस चार्ज आने की वजह से ये क्या बना? कार्बोकेटायन। ये कार्बोएनायन नहीं, कार्बोएनायन में कार्बन होना जरूरी है। क्या यहाँ पर कार्बन है क्या? नहीं, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब ये एक न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये क्या बन गया? एक न्यूक्लियोफाइल, जो अब किसकी तलाश में है? हाँ, ये एनायन यूँ बोल सकते हो आप। एनायन आपने पढ़ा था ना, केटायन को क्या बोलते थे? न्यूक्लियो। इस तरफ क्या लिखा था आपने? इलेक्ट्रोफाइल, वो केटायन थे। उस तरफ क्या लिखा था? न्यूक्लियोफाइल, जो एनायन होते थे। तो एक तरीके से ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ज़्यादा हो गए। अब ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है। अब ये बॉन्डिंग आगे की टू बी कंटिन्यूड में आएगा अब इसका पार्ट, मतलब अब ये किसको देगा? ये रिएक्शन पूरी प्रॉपर होगी तब आपको क्लियर होगा।